हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 47। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए लेके आ चुका हूँ। पीरियडिक टेबल के सारे बेसिक से एडवांस चीज़ें मैं पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। तो नीट एंड जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ पीरियडिक टेबल रिलेटेड हम लोग क्या क्या चीज़ें इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो ये रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक टू एडवांस में पूरा बताऊंगा कैसे काम करता है पीरियडिक टेबल एंड ऑल। सारे ट्रेंड्स हम देखेंगे कि कैसे आता है काम, कैसे नीट एंड जेडबल ट्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिक्स मेरे बताऊंगा एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट एंड जेडबल में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या हो सकते हैं वो चीज़ें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शायद लंबा हो सकता है पर पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर ये फ़ायदा देगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे राइम नहीं सिखाने वाला हूँ जो दूसरे सिखाते हैं, मैं वो चीज़ें नहीं करने वाला हूँ, पर कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो पीरियडिक टेबल में आपको पता रहनी चाहिए। फर्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं कि इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। ये है आपका डी ब्लॉक और ये है आपका एफ ब्लॉक। तो ये सिंपल सा चीज़ें आपको पता है। यहाँ पे शायद देखा होगा बहुत सारे पीरियड टेबल में, यहाँ पे नहीं स्पेसिफाई किया गया है, पर ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे दो लाइनिंग रहती है, ठीक है। दो लाइन रहेगी हमेशा जब भी वो एस ब्लॉक में रखा होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि वो सेपरेट है, वो एस ब्लॉक का मतलब एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कई कोई पीरियडिक टेबल में आपने देखा होगा उसको बीच में रखा जाता है। रीजंस आपको शायद पता होंगे, क्योंकि ये 1s इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसमें है तो ये एस में भी आ सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो हीलियम भी जैसा बन सकता है, तो उसको बीच में रखा जाता है बहुत जगह पे। पर नॉर्मली अगर यहाँ पे रहेगा तो दो लाइनिंग रहेंगी, वो चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। दूसरी क्या चीज़ होती है, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करता हूँ, इसको बोलते हैं पीरियड्स, इसको बोलते हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स 18 होते हैं और पीरियड 7 होते हैं, चीज़ पता है। तो हम पहले पीरियड में बात करते हैं एलिमेंट कितना है 2। नेक्स्ट पीरियड में मैं बात करता हूँ एलिमेंट कितना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8। थर्ड पीरियड में बात करूँगा तो 8 मिलेगा। फोर्थ में बात करोगे तो आपको मिलेगा 18, ठीक है। फिफ्थ में बात करोगे तो आपको मिलेगा 18। पर जब हम लोग सिक्स्थ में जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन कुछ आपको दिख रही होगी और यहाँ पे भी आपको लाइन दिख रही है, ये कुछ स्पेसिफाई करती है लाइन, ठीक है। क्या स्पेसिफाई करती है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो एलिमेंट है एफ ब्लॉक के वो डी ब्लॉक में जाते हैं, वो डी ब्लॉक में ही काउंट होते हैं। तो इनकी काउंटिंग जो होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। जैसे कि हम स्टार्टिंग में कि ये था 2, ये था 8, ये हुआ 8, नेक्स्ट 18, 18, यहाँ तो ये 18 ही है, पर ये 14 एलिमेंट्स को काउंट करके ये क्या बन जाएगा 32, एंड ये 14 एलिमेंट्स को 18 काउंट करके बन जाएगा 32। इसीलिए ये सीरीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं, शायद आपने बहुत बार देखा होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 कहाँ से आता है, तो यहाँ से आता है। समझ गए ये चीज़ आप। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कुछ चीज़ें, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, विल बी प्लेस्ड इन विच पीरियड। आपको पूछ लिया गया है कि कौन से पीरियड में एटॉमिक नंबर 20 अगर रहेगा किसी का तो कौन से पीरियड में एलिमेंट होगा। आपको बताना है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये था यहाँ पे है फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। तो यहाँ पे हम कैसे जान सकते हैं इस चीज़ों को, ट्रिक मेरे पास है, ट्रिक ध्यान से देखिए। ट्रिक फाइंड करने का, ग्रुप और पीरियड में कैसे फाइंड किया जाता है वो चीज़ देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ पीरियड की, ठीक है, पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करता हूँ, आप लिखते हो ऐसे 4s2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से डिनोट किया जाता है। तो आपको ये n फाइंड कर लेना है हमेशा। अगर आप n फाइंड कर लेते हो तो उसका पीरियड निकाल सकते हो। हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा, अगर ग्रुप फाइंड करना है तो आपके पास 4 ग्रुप है, sp, d and f। उसके फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns में अगर आप फाइंड कर लेते हो तो डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन से ग्रुप में है। सेकेंड में अगर पीरियड में बात कर लेता हूँ तो p के भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे d and f के। क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बोल दिया गया था एटॉमिक नंबर 20, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आना चाहिए। हमने लिख लिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2।
लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, हमेशा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। ये पूरा जितना भी बना है पीरियोडिक टेबल कौन से ग्रुप में रहे वो लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, देखिए एस के अंदर है, तो सिंपल सा ये लॉजिक निकलता है कि चलो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब जैसे कि मैंने बोला था आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है पीरियड के लिए, तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या है, 4 है। तो ये कौन से एलिमेंट है, 4th पीरियड का एलिमेंट है। ये चीज़ क्लियर हो जाती है, डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज़ दी 4 करेक्ट आंसर। ग्रुप की अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये चीज़ याद रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन OBS के मतलब सेकेंड ग्रुप का ये एलिमेंट है। अब यही चीज़ थोड़ा सा हम हार्ड करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूछा गया है एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 एंड मास 31 इज प्रेजेंट इन ग्रुप एंड पीरियड दिए गए हैं आपको, ग्रुप 5 और पीरियड 4 ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे, ट्रिक वही है। क्या ट्रिक है हमारे पास, एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, लिख लिया हमने, क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। तो ये हो जाता है आपका 15, ये हो गए पूरे 10 और ये 5, 15 एटॉमिक नंबर हो गया। अब मैं बात करता हूँ लास्ट की, तो लास्ट किसके अंदर है, देखिए क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, n की वैल्यू 3, तो ये डायरेक्टली पता चलेगा आपको पीरियड 3 में है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा पीरियड दिख रहा है, पीरियड 3, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर है। अब हम ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप कौन सा रहेगा। ग्रुप फाइंड करने का ट्रिक मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, देखो ये पी ब्लॉक है, देखिए ध्यान से, पी ब्लॉक में लास्ट है इलेक्ट्रॉन, तो पी ब्लॉक के लिए हमारा ग्रुप क्या, हमारा ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS NP + 10 आपको करना है। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3, एंड लास्ट में आपको 10 प्लस कर लेना है। तो टोटल कितना निकला 15, तो ग्रुप नंबर 15 का है, पीरियड है 3, समझ में आया। तो ग्रुप नंबर 15 पीरियड है 3, तो ये है आपका आंसर, डेट इज़ 3rd ऑप्शन, समझ गए। तो यहाँ तक मैंने ये क्लियर करा दिया होगा कि ग्रुप एंड पीरियड आप कैसे फाइंड कर सकते हो कोई भी एलिमेंट का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। तो हमने ये कंसेप्ट यहाँ पे सीख लिया है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ट्रेंड्स के ऊपर है, ठीक है। 4 स्पेसिफिक ट्रेंड्स जो आपको आने चाहिए, इसका मैं ट्रिक बताऊँगा अभी, पहले कैसे याद रखना है ट्रेंड्स को 10 सेकेंड में, वो चीज़ें मैं बताऊँगा। पहले देखिए ये 4 ट्रेंड्स आपको पता रहने चाहिए। एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोला जाता है, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अब याद कैसे करते हैं ये चीज़ हम देख लेते हैं, सिर्फ आपको याद रखना है ये 4 टर्म, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, ये पीरियोडिक टेबल ऐसे ही आप बॉक्स बना लीजिएगा, देन 3 एरो एक डायरेक्शन में कीजिए, एन एक उल्टा कर लीजिए, ऐसे ही 3 एरो एक डायरेक्शन में कीजिए और एक उल्टा कर लीजिए। ये जो उल्टा हो रहा है आपने देखा होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो हमेशा रहता है आपका एटॉमिक रेडियस। तो आप जो उल्टा जा रहा है, एक ही चीज़ आपको याद रखना है, 4 टर्म आपको पता रहना चाहिए। एंड देन उसके बाद याद रखिएगा जो आप अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। आप एटॉमिक रेडियस लिख लीजिए, तो बचता क्या है, ये 3 टर्म, आगे पीछे जो भी हो आप लिख लीजिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे ही यहाँ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे करके आप तीनों लिख लीजिए। तो सिंपल सा आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, ये 4 ट्रेंड्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्शन कैसे काम आती है वो चीज़ आपको पता रहना चाहिए, वो हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो देखिए पहले हम टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की ट्राई करते हैं, एटॉमिक रेडियस होता क्या है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस आपको एग्जाम में पूछा हो, या आयोनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, कुछ भी पूछा हो, आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ उसके अंदर रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है वो चीज़ हमें याद रखना है। यहाँ पे 2 मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, एक है फ्लोरीन और एक है आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, आयोडीन जो है 17th ग्रुप में यहाँ पे प्रेजेंट है, समझ गए ये चीज़। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसका एटॉमिक नंबर है 53। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैं करके इसका साइज़ बनाता हूँ तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान से देखिएगा, इसकी साइज़ और इसकी साइज़ दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है, इसकी साइज़ बड़ी है तो इसका रेडियस बड़ा होगा, और इसका रेडियस बड़ा होगा तो सारे रेडियस इसके बड़े बढ़ेंगे।
तो ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो ग्रुप में हमेशा नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन ये पीरियड्स की, तो पीरियड्स में कैसे काम होता है ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। नेगेटिव चार्ज होता है, ये सारे जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, ये शायद आपको पता होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सोचिए आप नेगेटिव होता है, क्लोरीन जो है नेगेटिव है, ऐसा हम सोच लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव जो है मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कम है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इन्होंने डोनेट कर दिया। अब ज़्यादा थे तो मतलब इनकी साइज़ बड़ी है, तो आप ऐसे सोचिए कि इस साइड आओगे तो इसकी साइज़ बढ़ती चली जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा एटॉमिक रेडियस कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम लोग जो टर्म बात करने वाले हैं डेट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी, ठीक है। अब आयोनाइजेशन मतलब आयंस बनाने वाली एनर्जी। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम एटम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। कैसे लिखोगे आप 2 8 एंड 1। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दे 8 और उसके बाद 1। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करना है आपको। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पर एनर्जी डालनी पड़ेगी। कैसे एनर्जी, आप शायद इसको गर्म करो या कुछ भी कर सकते हैं, तो वो एनर्जी आप देते हो। वो एनर्जी की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो इसका अभी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डेट इज़ 2 8। और 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस चार्ज आएगा, जो भी देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयंस बना रहे हो आप। कौन सा आयन बना रहे हो, पॉजिटिव आयन बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा रहे हो, और वो जो एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट, जो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे दैट एनर्जी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम देखते हैं। अगर मैं यही चीज़ बात करता हूँ फ्लोरीन और आयोडीन की, जो भी हम पीछे देख के आए, तो साइज़ देखिए। फ्लोरीन का जैसे अभी हमने बात किया साइज़ छोटा है, आयोडीन का साइज़ बड़ा होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बड़ा है उनका, ठीक है। तो इनके पास न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन का, देखिएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इनके पास, तो इसमें एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब आप ज़्यादा एनर्जी दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत बाइंड अप है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पर यहाँ पे मैं बात करता हूँ आयोडीन में, तो आयोडीन में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दूर है, अट्रैक्शन इसके पास कम है, तो थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो आयोनाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाएंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, किसमें एनर्जी आप ज़्यादा लगा रहे हो, फ्लोरीन में। तो ये चीज़ क्लियर यहाँ से हो जाती है कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर की साइज कम है तो ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। ये चीज़ समझ गए आप, समझ गए। एंड अगर मैं पीरियड की ही बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आइए नीचे इस साइड, इनका जैसे कि मैं बताया नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा रहती है न्यूक्लियस के साथ, इसके लिए इनमें एनर्जी आपको ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं डेट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से ही पता चलता होगा, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को पास में लाने के बाद जो एनर्जी आप अप्लाई करते हो डेट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्लोरीन है, नॉर्मल स्टेट में है, पर आप उसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हो। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हो तो सिंपली वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आपको एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, तो ही वो उसके ऑर्बिट में जाके इलेक्ट्रॉन बैठेगा। तो वो जो आप एनर्जी दे रहे हो और क्लोरीन को नेगेटिव आयन बना रहे हो, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव बन रहा है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ गए ये चीज़। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब भी बात होगी तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इनकी साइज़ बहुत बड़ी है, ऊपर वाले की साइज़ छोटी है। तो इलेक्ट्रॉन किसको ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन किसके पास कम है, ऊपर। समझ में आया। तो जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज़्यादा रखते हैं। ये चीज़ समझ गए आप। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ती चली जाती है। समझ गए ये चीज़। यहाँ पे वही मैं बात करता हूँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन किसके एक्सेप्ट करने की पावर ज़्यादा है, ये नेगेटिव है, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा,
तो ये आप इस साइड आओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। समझ गए चीज़। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी पावर है जिससे अट्रैक्ट करने की पावर है, जो अपने आप पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवाता है। समझिए क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक पावर है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कराता है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ सोडियम की बात करता हूँ जिसका निकलेगा 2 8 and 1। ऑर्बिट में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने की पावर किसके पास है? इसके पास है, क्योंकि ये 8 इजीली बन सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए से, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास डोनेट करने की पावर है, इसके पास एक्सेप्ट करने की पावर है। ये चीज़ समझ गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? क्लोरीन की ज़्यादा होगी। बस आपको यही टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। 3 एरोज आपको बनानी है एक डायरेक्शन में, अपोजिट वाला एटॉमिक रेडियस होगा, यहाँ पे भी अपोजिट वाला टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस में अभी बताऊंगा पीछे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो 13, 14, 15 एंड 16 ग्रुप में ही काम करता है और किसी में काम नहीं करता। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करता हूँ 13 ग्रुप का, तो क्या होता है? NS2P NP1, यहाँ पे NS2 NP2 हो जाता है, NS2 NP3 होता है और NS2 NP4 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अगर काउंट करो तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बोरोन, ये 4 कर सकता है, ये 5 कर सकता है और ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये चीज़ समझ गए। पर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं बोरोन की बात कर लेता हूँ। जैसे जैसे आप नीचे आते हो, जैसे कि हमने बात किया इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे पूरे ग्रुप। पर जैसे जैसे आप नीचे आते हो, कहाँ पे? इंडियम और थैलियम पे, तो कौन सा चालू हो जाता है? ये आपका F ब्लॉक भी आते हैं। समझ रहे हो ये चीज़? F ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो F ब्लॉक चालू होता है ना, तो वहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट आती है। ठीक है, जब शिल्डिंग इफेक्ट आएगी तो थोड़े से फ़र्क देखने मिलेगा। मैं शिल्डिंग इफेक्ट अभी पीछे बताता हूँ, बस आप इतना समझिए कि जैसे जैसे आप नीचे आते हो उसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलेगा आपको। एक होता है +3 और एक हो जाता है +1। ठीक है, इसको एग्जाम्पल तरीके से बात करें तो आप ऐसा सोचिए कि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, इन थैलियम के पास भी एक ही ग्रुप का है तो उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में थे। पर बोरोन की जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम बोलते हैं Z इफेक्टिव, आप ऐसा सोचिए कि न्यूक्लियस उसके पास कम होंगे, प्रोटॉन्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास 13 इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा सोचिए बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हैं, इनकी साइज़ छोटी है। यही मैं थैलियम की बात करूँ तो इनकी साइज़ बहुत बड़ी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में बहुत ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम है इनके पास तो प्रोटॉन्स भी कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम तो प्रोटॉन कम। मतलब ये जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही हैं जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखते थे। समझ में आया? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही कम है तो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल जाते थे और इसीलिए इनके ऊपर +3 चार्ज आप देख सकते थे बोरोन के ऊपर। पर यही चीज़ मैं थैलियम की बात करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Z इफेक्ट जो है बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज़ बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। शायद आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की चार्ज बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की, उनको अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ गई। मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन अब रिमूव कर पा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव कर पा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका क्या हो जाएगा? +1। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऊपर जब हम बात करते हैं कोई भी ग्रुप के इन सब में से, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जो भी +3 +4 +5 +6 वो स्टेबल है। पर जैसे जैसे आप नीचे आओगे वो चेंज होते चला जाएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आओगे, ठीक है, जैसे आप ग्रुप में नीचे आओगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 कम हो जाएगा। समझ में आया? स्टेबिलिटी बढ़ेगी और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगा। मतलब यहाँ मैं बात करता हूँ बोरोन फैमिली की, तो इसका +3 है,
जैसे जैसे आप नीचे आओगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछेगा तो आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे, पर वो स्टेबल नहीं है, 2 कम हो जाएगा, मतलब +1 होगा। ये चीज़ मैं अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ तो क्या है, +6 है। नीचे आओगे तो 2 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, +4। समझे ये चीज़? इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, काम नहीं आते बॉन्डिंग में। समझ गए ये चीज़ आप? तो ये था ऑल अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस ये ट्रिक याद रखिएगा, जैसे जैसे आप नीचे आते हो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको। यहाँ PB4 और PB+2 पूछा गया है। ठीक है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ये मैं PB किसकी बात कर रहा हूँ, +4 और लेके, आपको शायद पता चल चुका होगा, कार्बन सीरीज में PB आता है नीचे, उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। एक तो इनका जो +4 है वो, और जो अभी हमने सीखा इनर्ट पेयर के थ्रू 2 कम हो जाएगा तो +2। समझ गए? PB जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि दोनों में से स्टेबल कौन है। एक है PbI4 और PbI2। I2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा PB पे, +2, और यहाँ पे क्या है, +4। जैसे कि हमें पता है नीचे वाला ये एलिमेंट है PB, तो इस पे 2 कम होंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखेगा, इसीलिए ये PbI2 इज़ मोर स्टेबल देन PbI4। समझ गए? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट जो है ये है बोरॉन फैमिली दिया गया है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछी गई आपको एग्जाम में, ये 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टेबिलिटी पूछी जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट की तो +3 अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर आओगे तो +3 स्टेबल है। हाँ, मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे +3 अनस्टेबल बनता जाता है। पर अगर मैं +1 की बात करता हूँ तो +1 कहाँ पे स्टेबल है सबसे ज़्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दीजिए तो थैलियम में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, शील्डिंग इफेक्ट बाकी है, मैं अभी जस्ट समझाने वाला हूँ। अब ये देखिएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 इज, ग्रुप 13 में एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा गया है। अब जो हमने अभी जस्ट सीखा एटॉमिक रेडियस, क्या सीखा हमने कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो साइज़ बढ़ती चली जाती है, और साइज़ बढ़ती चली जाएगी तो रेडियस बढ़ता चला जाएगा। ये हम सीख क्या है, तो मतलब आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, किसके अंदर, एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ इनका, तो ये क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। अगर मैं यही चीज़ गैलियम की बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने मिलेगी, क्या, 3d10। जब 3d10 आ जाता है तो यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इससे पहले हमें शील्डिंग इफेक्ट सीखना पड़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये चीज़ हम जान लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट इज द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा सोचिए कोई एटम है जिसका न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप की फोर्सेस आपको देखने मिलेगी, एक होगा अट्रैक्शन और एक होगा रिपल्शन। ये एक अट्रैक्शन है, एक रिपल्शन है। अट्रैक्शन किसके बीच में देखने मिलेगा आपको, पॉजिटिव जो आपके पास न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये हुआ आपका अट्रैक्शन फोर्स। पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अब जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम थे, तो जो रिपल्शन हो रहा था वो उतना ज़्यादा दिख के नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो रिपल्शन हो पाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो वहाँ पे रिपल्शंस आपको ज़्यादा देखने मिलती है। अब जब ज़्यादा रिपल्शंस देखने मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल होकर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब ऐसा सोचिए कि ये आपका ऑर्बिट था, एक दूसरे में रिपेल किए और रिपेल करने के बाद ये इनकी साइज़ जो है वो बहुत बड़ी हो गई। समझ गए? क्योंकि रिपेल कर रहे थे, स्टेबिलिटी बनाएंगे तो साइज़ बढ़ जाएगी जब रिपल्शन होगा। शील्डिंग, यहाँ चीज़ याद रखिएगा, साइज़ बढ़ जाएगी जब रिपल्शन होगा। शील्डिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं? जब अट्रैक्शन हो,
अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो वो एक एज एन शील्ड बना लेता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलने देता है, तो मतलब साइज़ छोटी हो जाती है। समझ गए ये चीज़। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो क्या होगा, रिपल्शन होगा तो साइज़ बढ़ जाएगी। समझ गए ये चीज़। और साइज़ बढ़ गई तो गैलियम की साइज़ जो है वो बड़ी दिखेगी एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। समझ गए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको लिख लेनी है। सिंपल सा लॉजिक है, बस इतना याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पुअर शील्डिंग की वजह से, पुअर शील्डिंग है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जल्दी निकल नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकल जाएंगे, हाँ ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि पुअर शील्डिंग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्रिक मैं बताऊंगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? कौन सा ऐसा ऑक्साइड है इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है? देखिएगा ट्रिक क्या है हमारे पास इसका। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है। मतलब आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूँ, ये जो सीरीज़ दिया गया है तो यहाँ पे ये सीरीज़ है, शायद आपने पढ़ा होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा करके आप पढ़ के आए होगे। डेट इज़ S2 की सीरीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर जाओ तो बढ़ती है, तो मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Be है, बेरिलियम। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो इसकी एसिडिक ऑक्साइड नेचर जो होगी वो भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो इसके साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हम लास्ट चीज़ देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, ध्यान से देखिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मैं टर्म्स बताया हुआ हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको बहुत मिलते होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा, कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखिए यहाँ पे स्पीसीज, 3 स्पीसीज आपको दिए गए हैं, डेट इज़ आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तीनों के चार्जेस भी दिए गए हैं। कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल दिया गया है कि सबके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है। इन विच डू दी रेडियस इंक्रीजेस, तो किस में रेडियस बढ़ेगी? तो इसका लॉजिक यही आता है, दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है 17, इसका होता है 18, ठीक है। अगर मैं इधर बात करता हूँ, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो क्योंकि +2 चार्ज था तो ये बन जाएगा 18, इसमें 1 निकाल लो तो ये बन जाएगा 18 और ये भी 18। तो सबके इलेक्ट्रॉन सेम हैं। जब सबके इलेक्ट्रॉन सेम हैं तब आपको देखना पड़ता है कि वो पहले कैसे थे, ठीक है। पहले कैसे थे मतलब कैल्शियम पहले बड़ा था, अभी 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो भी वो बड़ा ही माना जाएगा। तो इसकी जो रेशियो होगी वो ऐसा कुछ होगा, कैल्शियम पोटेशियम देन आर्गन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया? मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि कैल्शियम सबसे बड़ा होना चाहिए, पोटेशियम सबसे बड़ा होना चाहिए, देन आर्गन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रिक है, ये ट्रिक ध्यान से देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक क्या है? अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो साइज़ कम हो जाएगी, अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसकी साइज़ कम हो जाएगी, किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। यही चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल रहे हो इसमें से तो इसकी साइज़ और छोटी हो गई। यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन एक और निकालिए, इसकी साइज़ और छोटी हो गई। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालिए तो इसकी साइज़ और छोटी हो गई। तो यहाँ पे सबसे कम की बात करो, सबसे कम किस में से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है? आर्गन में से। तो इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी रेडियस होगी, समझ गए। आर्गन जो है वो सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, समझे। देन उसके बाद नेक्स्ट एंड देन उसके बाद नेक्स्ट। समझ में आया? इसको अगर डिटेल में समझना तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करो या 1 इलेक्ट्रॉन निकालो। ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। अब इसमें क्या होगा? 8 प्रोटॉन तो होंगे पर 1 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ? 8 प्रोटॉन तो थे पर आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 7 ही प्रोटॉन बचते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये लॉजिक क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को बाइंड इजली कर पा रहे थे, साइज मेंटेन थी। 8 प्रोटॉन 9 को बाइंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है वो साइज़ बढ़ा देगा इसकी।
पर यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, मतलब 7 प्रोटॉन है आपके पास पर इलेक्ट्रॉन कम है तो साइज़ छोटी हो जाएगी। तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा O- की होगी, देन नॉर्मल O, देन O+ की। ये चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो साइज़ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो साइज़ कम होगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम बहुत करीब हैं 1K के, तो जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 1K हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे 80 पीपल्स ज्वाइन हो चुके हैं। 100 नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ एंड डेली नोट्स भी आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। टेस्ट सीरीज़ में चलाता हूँ, रोज़ के रोज़ मैं वहाँ पे डेली टेस्ट ले रहा हूँ, और भी कुछ भी नया अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे अपडेट आपको कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं।